नमस्कार। नमस्कार। आज हम लोग अपने इस वीडियो में जानेंगे द्वीप, प्रायद्वीप, उपमहाद्वीप और महाद्वीप, इन सब में क्या अंतर है और इन्हें अलग अलग नाम से क्यों बुलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे गल्फ और बे। देखिए, हिंदी में दोनों को जो है खाड़ी ही कहा जाता है। आप अक्सर सुनते होंगे बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ खंबात, लेकिन हिंदी में इनको सुनेंगे तो बंगाल की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, यानी हिंदी में इन दोनों को एक ही नाम से बुलाया जाता है, जबकि इंग्लिश में किसी को गल्फ तो किसी को बे बुलाया जाता है। आखिर क्यों? ठीक है, उसके बाद हम लोग जल संधि या जलडमरू मध्य के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चैनल के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि आखिर जल संधि और चैनल इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद हम लोग सागर और महासागर इन दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग द्वीप या आइलैंड के बारे में बात करते हैं। तो ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ जल का विस्तार हो, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं या आइलैंड कहते हैं। यहाँ इसे मैप में देखिए और समझिए, ये एक भूभाग है यानी स्थलखंड है जिसके चारों तरफ सिर्फ जल है, इसीलिए इसे आइलैंड या द्वीप कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि द्वीप जो है ये सिर्फ सागर या महासागरों में ही होते हैं। द्वीप नदियों या झीलों में भी होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। द्वीपों का आकार छोटा और बड़ा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े द्वीप जो है ये ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, यहाँ मैप में देखिए, ये है ग्रीनलैंड। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इसका आकार जो है 21,30,800 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब द्वीप, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि द्वीप सागर, नदी और झील तीनों जगह पाए जाते हैं। तो नदी द्वीप का उदाहरण देखिए, सागर द्वीप का उदाहरण तो आप देख लेंगे, ग्रीनलैंड सागर द्वीप का ही एक उदाहरण है, यानी ये महासागर और सागरों में ही है। ठीक है, तो अब एक नदी द्वीप का उदाहरण देखिए। तो नदी द्वीप का सबसे अच्छा उदाहरण भी अपने यहाँ भारत में है, माजुली द्वीप। तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। ये ब्रह्मपुत्र नदी में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में ये स्थित है और असम, भारत के असम राज्य में स्थित है। तो माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये नदी द्वीप का उदाहरण यहाँ ये मानचित्र में देखिए, यहाँ ये माजुली है। ठीक है, माजुली नदी द्वीप है। अब इसके बाद हम लोग झील में स्थित द्वीप का एक उदाहरण देखते हैं। तो ये भी अपने भारत में देखिए, ये है यहाँ पे केरल राज्य का ये मानचित्र है, केरल राज्य के कोच्चि जिले का। और इसी कोच्चि जिले में ये वेम्बनाड झील है और इसी वेम्बनाड झील के जल में ये एक द्वीप है, इसका नाम है विलिंगडन द्वीप। ठीक है, तो ये वेम्बनाड झील के द्वीप, वेम्बनाड झील के जल में स्थित एक द्वीप है विलिंगडन द्वीप। ठीक है, तो ये झील में स्थित द्वीप का एक उदाहरण है। एक नदी द्वीप का भी उदाहरण आपने यहाँ एक देख लिया। तो अब आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा कि द्वीप जो है ये सिर्फ महासागर या सागरों में ही नहीं होते, झील और नदियों में भी द्वीप पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं द्वीप समूह के बारे में। तो नाम से ही स्पष्ट है कि द्वीपों का जो समूह होता है वही द्वीप समूह कहलाता है। ठीक है, सागर, महासागर या झील में स्थित द्वीपों के एक श्रृंखला का जो है द्वीप समूह कहा जाता है। अब द्वीप समूह का उदाहरण अपने भारत में भी एक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये अंडमान द्वीप समूह है और ये निकोबार द्वीप समूह है, और इन दोनों को मिला के हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अच्छा, द्वीप पर स्थित एक देश का उदाहरण यहाँ देख लीजिए। द्वीप पर स्थित देश का उदाहरण, एक सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप देखेंगे तो जापान है। ठीक है, अब जापान जो है वो मुख्यतः 4 द्वीप पर स्थित है। सबसे ऊपर में होकाइडो, फिर उसके नीचे में होन्शु, फिर उसके नीचे में शिकोकू और फिर क्यूशू। तो ये 4 द्वीप पर ही मुख्यतः पूरा जापान बसा हुआ है। जापान के पास और भी छोटे छोटे आइलैंड है, लेकिन मुख्यतः इन्हीं 4 द्वीपों पे पूरा जापान बसा हुआ है। इससे रिलेटेड एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन आता है कि जापान के सबसे ऊपरी द्वीप का क्या नाम है। तो यहाँ मैप में देखिए, होकाइडो द्वीप। फिर आता है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो होन्शु द्वीप है, जो यहाँ होकाइडो के नीचे से शुरू होकर और यहाँ क्योसो आइलैंड तक यहाँ तक आया हुआ है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप। फिर ये पूछता है कि टोक्यो शहर किस द्वीप पे स्थित है, तो यहाँ ये टोक्यो शहर ये भी होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। फिर कभी कभी ये भी प्रश्न आया हुआ है एग्जाम में कि हिरोशिमा किस द्वीप पर स्थित है, तो हिरोशिमा भी यहाँ पे होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जापान आइलैंड से रिलेटेड 2-4 पॉइंट है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे प्रायद्वीप के बारे में। तो ठीक है, भूमि का वैसा भाग जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से ही सिर्फ स्थल से सटा हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो अपना प्रायद्वीपीय भारत ही है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, यहाँ ये पश्चिम में अरब सागर और यहाँ नीचे में हिंद महासागर। तो भारत भी ये 3 तरफ से, भारत का निचला हिस्सा जल से घिरा हुआ है, इसीलिए भारत के निचले हिस्से को जो है
प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। इंडियन पेनिनसुला भारत के निचले हिस्से को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और यहाँ पश्चिम में अरब सागर स्थित है। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एक और एग्जाम्पल ये कोरियाई पेनिनसुला है। देखिए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, इन दोनों को मिलाकर ही कोरियाई पेनिनसुला या कोरियाई प्रायद्वीप कहा जाता है। ये भी तीन तरफ से आप देखेंगे तो ये जल से ही घिरा हुआ है, इसीलिए इसे कोरियाई प्रायद्वीप या कोरियाई पेनिनसुला कहा जाता है। इसका और एक और एग्जाम्पल देखिए, ये क्रीमिया पेनिनसुला है या क्रीमिया प्रायद्वीप। तो ये भी तीन तरफ से जो है ये जल से घिरा हुआ है और मात्र एक तरफ से ये यूक्रेन से सटा हुआ है। हालांकि ये अब रशिया के कंट्रोल में आता है, लेकिन ये यूक्रेन से मात्र एक स्थल से सटा हुआ है और तीन तरफ से ये भी जल से घिरा हुआ है। तो जो भी स्थल तीन तरफ से जल से घिरा हो वो प्रायद्वीप कहलाता है या पेनिनसुला कहलाता है, उसे इंग्लिश में पेनिनसुला ही कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल आपने देखा प्रायद्वीप का। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं उपमहाद्वीप के बारे में, तो इसे थोड़ा अच्छा से समझेंगे। काफ़ी सरल भाषा में मैंने प्रयास किया है कि महाद्वीप के भीतर बसा एक घना भूभाग जो भौगोलिक विविधताओं के कारण अपने को उस महाद्वीप से अलग करता है, उपमहाद्वीप कहलाता है। ठीक है, अब इसको फिगर के हिसाब से देखिए, जल्दी समझ में आएगा। तो सबसे पहले ऐसा घना भूभाग जो भौगोलिक विविधताओं के कारण अपने को उस महाद्वीप से अलग करता है। तो आखिर ये भौगोलिक विविधता क्या है? तो यहाँ ये भारतीय उपमहाद्वीप है, तो आखिर इसे उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं? देखिए, तो ये भौगोलिक विविधता, यहाँ से ये हिमालय पर्वत शुरू होता है, ये पूरा यहाँ से हिमालय पर्वत शुरू हुआ और ये ऊपर तक यहाँ पामीर का गांठ स्थित है, पामीर का पठार या पामीर का गांठ भी इसे कहते हैं। और फिर यहाँ पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हिंदू कुश माउंटेन। तो ये कहीं ना कहीं पूरे एशिया से अपने आप को, ये वाला क्षेत्र यहाँ से जो शुरू होकर पूरे एशिया को अपने आप से अलग करता है। तो यही ये भौगोलिक विविधताओं के कारण अपने को उस महाद्वीप से अलग करता है। तो फिगर में देखेंगे तो यहाँ ये हिमालय पहाड़, ये भौगोलिक विविधताओं के कारण ही एशियाई महाद्वीप से, यहाँ ऊपर में पामीर का पठार और फिर इधर में ये हिंदू कुश माउंटेन, तो भौगोलिक विविधताओं के कारण भारत को अलग करता है, इसीलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। दुनिया में उपमहाद्वीप का एक सबसे अच्छा और एकमात्र एग्जाम्पल ही है भारतीय उपमहाद्वीप। ठीक है, अब इसे भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र में सबसे बड़ा जो एरिया है वो भारत के पास ही है, इसलिए इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में अब शामिल देश कौन कौन से हैं? तो यह सबसे नीचे में मालदीव है। जी हाँ, मालदीव अक्सर एग्जाम में लोग छोड़ देते हैं कि मालदीव नहीं होगा, लेकिन नहीं, मालदीव है। भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल यहाँ मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, फिर यहाँ नेपाल, फिर भूटान और बांग्लादेश। तो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल कौन कौन से देश है? तो सबसे नीचे से शुरू करेंगे क्रमानुसार, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो ये उपमहाद्वीप से संबंधित कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं महाद्वीप किसे कहते हैं। तो समुद्र तल से ऊपर उठे पृथ्वी के विशाल भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। एकदम सिंपल डेफिनेशन है इसका कि समुद्र तल से ऊपर उठे पृथ्वी के विशाल भूभाग को महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो ये देखिए समुद्र तल है, ये पूरा समुद्र महासागर है और इसके ऊपर जो ये विशाल भूभाग है, यानी काफ़ी बड़ा भूभाग है, इसी को अलग अलग महाद्वीप की संज्ञा दी गई है और इसी को कुल 7 भागों में बांट करके दुनिया के 7 महाद्वीप बनाए गए हैं। लेकिन कुछ भूगोलवेत्ता इसे 6 और कुछ भूगोलवेत्ता तो 5 महाद्वीप की ही संज्ञा देते हैं। अब वो कैसे देते हैं हम लोग आगे देखेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो ये पूरा एशिया है, फिर यहाँ ये यूरोप है, फिर इसके नीचे में अफ्रीका है, फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, फिर ये दक्षिणी अमेरिका और ये इसके ऊपर में उत्तरी अमेरिका। तो ये दुनिया के 7 महाद्वीप है, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ये दुनिया के 7 महाद्वीप है। और कुछ भूगोलवेत्ता जो है, खास करके रूस के, तो वो दुनिया को सिर्फ 6 महाद्वीप ही मानते हैं। वो कैसे? तो ये एशिया और यूरोप को एक ही बताते हैं और इसका एक नहीं नाम बताते हैं, यूरेशिया। यानी ये एशिया और यूरोप महादेश जो है, एशिया और यूरोप महाद्वीप, इन दोनों को एक ही नाम से बुलाते हैं और वो नाम देते हैं यूरेशिया। इसी कारण जो है वो लोग सिर्फ 6 ही महाद्वीप मानते हैं। ये कुछ ही भूगोलवेत्ता, और कुछ जो 5 महाद्वीप मानते हैं, तो ये अंटार्कटिका जो है, ये इस अंटार्कटिका को एक महाद्वीप मानते ही नहीं है। ठीक है, तो इसी कारण जो है दुनिया के कुछ भूगोलवेत्ता 7 महाद्वीप मानते हैं, कुछ 6 और कुछ 5 ही महाद्वीप मानते हैं। तो जो 7 मानते हैं वो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका। जो 6 महाद्वीप मानते हैं वो एशिया और यूरोप को एक ही मानते हैं, यूरेशिया। और जो 5 महाद्वीप मानते हैं
वो एशिया और यूरोप को यूरेशिया ही मानते हैं और अंटार्कटिका को भी कोई महाद्वीप नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो 5 महाद्वीप मानते हैं, लेकिन आप 7 महाद्वीप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये महाद्वीप से संबंधित कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग आगे देखते हैं गल्फ या खाड़ी के बारे में। तो इसको मैप के हिसाब से देखते हुए डेफिनेशन समझेंगे। तो समुद्र का वह हिस्सा जो भूमि में प्रवेश करता है, तो ये समुद्र का एक हिस्सा है जो ये देखिए भूमि को चीरते हुए ये भूमि के अंदर तक प्रवेश किया हुआ है। ठीक है, तो और जिसका मुख उसके आंतरिक भाग से कम चौड़ा होता है, तो ये इसका मुख है, मुख द्वार। तो ये इसका मुख द्वार और इसके आंतरिक भाग की चौड़ाई देखिए, तो ये आंतरिक भाग काफ़ी चौड़ा है और इसका मुख द्वार जो है ये बहुत कम चौड़ा है। तो यही इसका गल्फ का डिफिनेशन है, या खाड़ी। गल्फ को हिंदी में खाड़ी कहते हैं, बे को भी खाड़ी कहते हैं, लेकिन दोनों में जो अंतर है वो यही अंतर है कि समुद्र का वह हिस्सा जो भूमि में प्रवेश करता है और जिसका मुख का आंतरिक भाग, जिसके मुख आंतरिक भाग से कम चौड़ा होता है, यानी ये मुख इसके आंतरिक भाग से कम चौड़ा होता है, उसे गल्फ कहते हैं। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको का ये वैसे इमेज है। तो यहाँ देखिए ये साफ साफ दिख रहा है कि इसका आंतरिक भाग जो है ये बाह्य भाग से अधिक चौड़ा है, यानी मुख से इसके अधिक चौड़ा है इसका आंतरिक भाग, इसीलिए इसे गल्फ कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक दो और इमेज देखिए, ये है पर्शियन गल्फ। तो ये पर्शियन गल्फ में ये इसका मुख है, तो इसके मुख की चौड़ाई देखिए और ये इसके आंतरिक भाग की चौड़ाई देखिए, तो कहीं ना कहीं मुख से कहीं ज़्यादा चौड़ा इसका आंतरिक भाग है। फिर इसी तरह यहाँ खंबात की खाड़ी का इमेज है, यानी गल्फ ऑफ खंबात। तो इसका मुख की चौड़ाई और इसके आंतरिक भाग की चौड़ाई काफ़ी है, जबकि इसके मुख की चौड़ाई बहुत कम है। तो इस यही एक गल्फ का डिफिनेशन है और यही डिफिनेशन गल्फ को बे से अलग करता है। ठीक है, तो समुद्र का वह हिस्सा जो भूमि में प्रवेश करता है और जिसका मुख उसके आंतरिक भाग से कम चौड़ा होता है, गल्फ कहलाता है। अब आप मैप में कभी भी गल्फ और बे में कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। जब भी आप देखेंगे उसका मुख द्वार जो उसके आंतरिक भाग से कम चौड़ा हो, तो समझ जाएंगे वो गल्फ है। ठीक है, अब बे के बारे में यहाँ देख लीजिए। तो समुद्र का वह भाग जो भूमि में प्रवेश करता है, यह भी समुद्र का भाग है जो भूमि के अंदर तक यहाँ प्रवेश किया हुआ है, लेकिन इसका मुख जो है वो बाहर की तरफ फैला हो, यानी ये इसका मुख देखिए तो ये बाहर की तरफ फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ इस इमेज में भी देखिए तो इसका मुख जो है, ये मुख द्वार जो है इसके आंतरिक भाग से अधिक चौड़ा है। ठीक है, ये आंतरिक भाग की चौड़ाई देखिए और इसके मुख की चौड़ाई देखिए, तो ये आंतरिक भाग से अधिक चौड़ा है, इसलिए ये बे कहलाता है। ठीक है, तो गल्फ और बे में आपने डिफरेंस देख लिया। अब एक और चीज़ इससे रिलेटेड याद रखेंगे कि जो मुख्यतः जो बे का आकार होता है वो गल्फ से छोटा होता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी दुनिया का एकमात्र बे है जो गल्फ से बड़ा है। ये बंगाल की खाड़ी है, तो ये दुनिया का एकमात्र बे है जो गल्फ से बड़ा है। बाकी दुनिया भर के जितने भी बे हैं वो गल्फ से छोटे हैं। ठीक है, तो गल्फ और बे में डिफरेंस था। अब हम लोग आगे जानते हैं स्ट्रेट या जलडमरू मध्य या जल संधि। तो सागर या महासागरों में स्थित एक संकीर्ण मार्ग जो दो स्थलों को अलग करता है। संकीर्ण मार्ग यानी पतला सा मार्ग जो दो स्थलों को अलग करे और दो सागर या खाड़ियों को जोड़े, वह आपका जलडमरू मध्य ये जल संधि कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए ये है पाक स्टेट। ठीक है, ये भारत है और ये श्रीलंका है, तो ये दो स्थल खंड है, इन दोनों को अलग कर रहा है ये पाक स्टेट, या फिर पाक जल संधि कहें या पाक जलडमरू मध्य कहें। तो ये भारत और श्रीलंका को अलग कर रहा है, यानी दो स्थलों को अलग कर रहा है, और ये काफ़ी पतला सा मार्ग है। ठीक है, ये काफ़ी यहाँ तक ये आइलैंड आया हुआ है, फिर यहाँ तक ये आइलैंड गया हुआ है, उनके दोनों के बीच में ये काफ़ी पतला या संकीर्ण मार्ग स्थित है। ठीक है, तो ये दो स्थल खंडों को भी अलग कर रहा है और एक संकीर्ण मार्ग भी है, और दो सागर या खाड़ी को जोड़ रहा है। तो ये है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और एक गल्फ ऑफ मन्नार यानी मन्नार की खाड़ी। तो इन दोनों के पानियों को जोड़ने का भी काम करता है। तो तीनों डेफिनेशन मिल गए, इसी को हम लोग जल संधि या जलडमरू मध्य कहते हैं। तो सागर या महासागर में स्थित एक संकीर्ण मार्ग जो दो स्थलों को अलग और दो सागरों या खाड़ियों को जोड़ता है, उसे हम लोग जलडमरू मध्य या जल संधि या स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, एक दो और एग्जांपल देखिए, ये है मलक्का जल संधि या मलक्का जलडमरू मध्य। ये मलेशिया और सिंगापुर को, मलेशिया और सुमात्रा द्वीप, माफ कीजिएगा, सुमात्रा द्वीप को ये अलग करता है। ये दो स्थल खंड हो गए, एक स्थल खंड हो गया मलेशिया और एक स्थल खंड हो गया सुमात्रा द्वीप, इन दोनों को अलग करता है। और ये भी एक काफ़ी पतला सा ये स्ट्रेट है, काफ़ी पतला सा जल संधि है। ठीक है, ये भी एक संकीर्ण मार्ग है, और इस तरफ इसके उसके ऊपर में है अंडमान सागर और इधर ये है
साउथ चाइना सी। तो इन दोनों जल संधियों को ये जोड़ रहा है, इन दोनों जलाशयों को जोड़ रहा है। तो ये तीनों डेफिनेशन को पूरा कर रहा है। यह एक संकीर्ण मार्ग भी है, दो स्थलों को अलग भी कर रहा है और दो सागरों या खाड़ियों को जोड़ भी रहा है। तो ये भी एक मलक्का जल संधि या जलडमरू मध्य कह सकते हैं इसे, ठीक है। एक और यहाँ पे देखेंगे तो ये बासफोरस की जल संधि है, ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में स्थित है। इसके एक तरफ इंडियन ओशियन है और इसकी दूसरी तरफ पैसिफिक ओशियन है। तो ये भी उसी तरह से अपने तीनों डेफिनेशन पे खड़ा उतर रहा है। तो यही इसका डेफिनेशन है स्ट्रेट या जलडमरूपद या जल संधि का, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं चैनल के बारे में। तो सागर या महासागर में स्थित एक चौड़ा मार्ग, देखिए वहां पे एक संकीर्ण मार्ग था यानी पतला सा मार्ग था, लेकिन यहाँ पे है एक चौड़ा मार्ग जो दो स्थलों को अलग और दो सागर या खाड़ियों को जोड़े और चैनल कहलाता है। दोनों में सिर्फ इतना ही, चैनल और जल संधि या स्ट्रेट में इतना ही डिफरेंस है कि जो स्ट्रेट या जल संधि या जलडमरू मध्य होता है वो एक संकीर्ण मार्ग होता है, जबकि चैनल जो होता है ये एक चौड़ा मार्ग होता है, ठीक है। इसको इमेज में देखिए, ये है आपका इंग्लिश चैनल। तो इसकी चौड़ाई देखिए, ये काफ़ी चौड़ा है, तो इसीलिए इसे चैनल कहा जाता है। यही अगर एक संकरा होता, ये संकीर्ण मार्ग होता या फिर पतला सा मार्ग होता तो ये भी स्ट्रेट या जलडमरू मध्य कहलाता, लेकिन ये चूंकि काफ़ी चौड़ा है इसीलिए इसे चैनल कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप स्ट्रेट और चैनल में डिफरेंस समझ गए। यहाँ भारत में भी एक स्थित है 10 डिग्री चैनल, जो लिटिल अंडमान को जो है कार निकोबार से अलग करता है। यहाँ पे ये कार निकोबार द्वीप है और यहाँ पे लिटिल अंडमान द्वीप है, और इन दोनों को अलग करता है एक चैनल जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। और इसे 10 डिग्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 10 डिग्री अक्षांश पे स्थित है, इसीलिए इसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। तो ये भी एक काफ़ी चौड़ा सा मार्ग है। अगर यही एक संकीर्ण मार्ग होता तो ये भी एक जल संधि या जलडमरू मध्य कहलाता, लेकिन चूंकि ये चौड़ा सा मार्ग है इसीलिए इसे चैनल कहा जाता है। तो यही चैनल और स्ट्रेट में मुख्यतः डिफरेंस है, अंतर है, जो आपने कंसेप्ट के माध्यम से, इमेज के माध्यम से देख लिया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं सागर या समुद्र के बारे में। आखिर सागर और सागर समुद्र क्या है, ठीक है। तो पृथ्वी पर स्थल के समीप, पृथ्वी पर स्थल के समीप ये है स्थल, ठीक है। इमेज भी देखते चलेंगे और डेफिनेशन पढ़ते चलेंगे, एकदम 100% समझ में आएगा। तो स्थल के पृथ्वी पर स्थल के समीप विशाल जलीय क्षेत्र, यानी काफ़ी विशाल जलीय क्षेत्र है, और यहाँ नदियाँ अपना जल खाली करते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत, यहाँ ये सिंधु नदी जल खाली करती है, फिर प्रायद्वीपीय भारत की सिंधु, ये ताप्ती, नर्मदा, ये सब भी नदियाँ जल खाली करती हैं। तो ये एक सागर का डिफिनेशन हो गया कि पृथ्वी पर स्थल के समीप विशाल जलीय क्षेत्र जहाँ नदियाँ अपना जल खाली करती है। तो ये एक डेफिनेशन हो गया। फिर ये जो सागर होते हैं ये मुख्यतः 2 या 3 ओर से स्थलों से घिरे होते हैं। तो ये अरेबियन सी है, तो यहाँ इस तरफ से भी ये स्थल से घिरा हुआ है, ऊपर से भी स्थल से घिरा हुआ है, और इधर से भी ये स्थल से घिरा हुआ है। तो यही एक सागर का डिफिनेशन है कि पृथ्वी पर स्थल के समीप विशाल जलीय क्षेत्र जहाँ नदियाँ अपना जल खाली करती है, ठीक है, वो सागर कहलाता है। फिर सागर या समुद्र जो है वो 2 या 3 ओर से स्थल से घिरे होते हैं। तो यहाँ भी ये आप देखिए, ये है साउथ चाइना सी यानी साउथ चाइना सागर। तो ये भी दो तरफ से जो है स्थल से घिरा हुआ है, और ये भी एक विशाल जलीय क्षेत्र है जहाँ नदियाँ, बहुत सारी नदियों का यहाँ मुहाना भी है। और इसके बाद में जो है सागर का विस्तृत रूप ही महासागर कहलाता है। ये देखिए, ये अरेबियन सी, और इसका ही जब बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाता है तो ये इंडियन ओशियन या हिंद महासागर का नाम दे दिया जाता है। उसी तरह से ये साउथ चाइना सी देखेंगे तो ये साउथ चाइना सी का जब बहुत ज़्यादा अधिक विस्तार होता है आगे चल के तो ये पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर कहलाता है। तो यही ये डिफिनेशन है सागर और महासागर का। तो महासागर क्या है, तो महासागर जो है वो सागरों का ही विस्तृत रूप है, उसी को महासागर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग महासागर को इमेज के माध्यम से देख लेते हैं। तो ये है महासागरों का इमेज। सबसे पहले यहाँ एशिया से जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका तक के स्थित महासागर को पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर कहा जाता है, ठीक है। फिर ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से लेकर के ये यूरोप और अफ्रीका तक के महासागर को अटलांटिक महासागर कहा जाता है। फिर अफ्रीका से लेकर के और यहाँ ये इंडिया, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया तक के जो महासागर है, ऑस्ट्रेलिया तक के इवन, इसे इंडियन ओशियन या हिंद महासागर कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ जी ऊपर में उत्तर की तरफ, उत्तरी ध्रुव के पास जो उत्तर की तरफ जल है इसे आर्कटिक महासागर का नाम दिया गया है, और नीचे की तरफ जो महासागर है दक्षिण, पूरा दक्षिण में, तो इसे साउदर्न महासागर या फिर अंटार्कटिका महासागर कहा जाता है। हालांकि इसे बहुत से भूगोलवेत्ता
साउदर्न ओशियन को मान्यता नहीं देते हैं, वो सिर्फ आर्कटिक ओशियन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और इंडियन ओशियन को ही मान्यता देते हैं। तो ये सागर और महासागर के बीच डिफरेंस है, ठीक है। आई होप कि आपका जो भी कंफ्यूजन रहा होगा वो इस वीडियो के बाद क्लियर हो गया होगा। अब आप मैप में जब भी सागर, महासागर या फिर खाड़ी, गल्फ और बे में जब भी देखेंगे तो आपको डिफरेंस जो है, अंतर डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। स्टडी रिसर्च सेंटर पे आपके विजिट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।